नो बकवास सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज पौधे के किस भाग में हमें कॉफी प्राप्त होता है? सबको पता ही होगा, जल्दी से बता दीजिए पौधे के किस भाग में हमें कॉफी प्राप्त होता है? पौधे के फली वाले भाग में हमें कॉफी प्राप्त होता है। छाल, सिनकोना, सिनकोना के छाल से, सिनकोना के छाल से मलेरिया की दवा बनती है। सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनती है। सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनती है। सिनकोना की छाल से क्या बनता है दोस्त मेरे? मलेरिया की दवा बनती है। पत्ते, खैनी वगैरह का हम लोग पत्ता खाते हैं। खैनी खाते हैं आप लोग? खैनी वगैरह का पत्ता खाते हैं। जड़ तो हो गया, चला गाजर वगैरह जो है ये जड़ हम लोग यूज करते हैं। छाल, सिनकोना के छाल से मलेरिया की दवा मिलती है, बनती है। और फली जो है कॉफी, कॉफी हम लोग कॉफी फलियों से कॉफी बनाते हैं। फली से हम लोग कॉफी बनाते हैं। पत्ते से खैनी हो गया, चाय पत्ती हो गया, चाय पत्ती जिसको हम लोग कहते हैं वो भी चाय की पत्तियों से बनता है। चाय पत्ती जो है वो चाय पत्ती जो है दोस्त मेरे वो कहाँ से दिखता है? चाय से दिखता है। चाय पत्ती पत्तियों से मिलता है। अगला प्रश्न, सिनकोना की छाल से हम लोग मलेरिया की दवा बनाते हैं। अगला 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 क्वेश्चन देखिए क्या है। सीधी बात नो बकवास में आपका स्वागत करते हैं। कहता विषाणु के आणविक गति के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखो, विषाणु अत्यधिक गर्मी अत्यधिक ठंडे पर मरता नहीं है। दूसरा, ये जब किसी पर किसी सजीव पर नहीं होता है तो ये निष्क्रिय होता है, और जैसे किसी सजीव पर जाएगा ये सक्रिय हो जाएगा, ये परपोषी होता है। अगर हम विषाणु की बात करें दोस्त मेरे, अगर हम विषाणु की बात करें, ये अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंडी, 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 अत्यधिक गर्मी एंड अत्यधिक ठंडी का इस पर असर नहीं पड़ता, का इस पर असर नहीं पड़ता। तो हम लोग क्या कहते थे, कोरोना का जो वायरस है वो बहुत गर्मी आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा, बहुत ठंडी आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। कितना एकदम फेक न्यूज था, क्योंकि वायरस अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंडी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और दूसरा, ये परपोषी होता है, जब तक ये किसी पर नहीं है ये निष्क्रिय होता है। और बता दो आंसर, वायरल डिजीज का कोई इलाज भी नहीं है, उसका वैक्सीन ही एकमात्र इलाज है। जैसे हम लोग एंटीबायोटिक खा लेते हैं लेकिन एंटीवायरल कोई दवाई नहीं है, उसका वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते तब तक वे निष्क्रिय होते हैं। एकदम सही बात है, जब तक किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करेगा निष्क्रिय रहेगा। विषाणु चयापचय, विषाणु श्वसन नहीं करते हैं, विषाणु किसी कृत्रिम माध्यम में विकसित नहीं होते हैं, एकदम होते हैं। चला आंसर जल्दी से बता दो क्या होगा। अत्यधिक गर्मी अत्यधिक ठंडी में इस पर कोई असर नहीं पड़ता, परपोषी होता है, परपोषी होता है। विषाणु जो होता है परपोषी होता है। अगला का आंसर बता दो क्या हो जाएगा। यदि किसी चालक से प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण शून्य हो तो चालक पर लगने वाला बल क्या होगा? बल F बराबर फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा, BIL sin थीटा, जहां B चुंबकीय क्षेत्र है, I धारा है, L चालक तार की लंबाई है और थीटा दोनों के बीच का कोण है। अगर हम थीटा का मान 0 डिग्री ले लेते हैं, थीटा का मान 0 डिग्री ले लेंगे तो F का मान कितना हो जाएगा? sin 0 0, F का मान F मिनिमम बराबर हो जाएगा 0। और थीटा का मान अगर 90 डिग्री ले लेते हैं तो F का मान F मैक्सिमम हो जाएगा, फिर sin 90 1 हो जाएगा, BIL हो जाएगा। अब आंसर बता दो क्या हो जाएगा। एकदम याद रखना, चला थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो लगने वाला बल भी महत्तम होगा, उत्पन्न EMF भी महत्तम होगा। और थीटा का मान अगर 0 डिग्री होगा तो लगने वाला बल भी 0 होगा और उत्पन्न EMF भी 0 होगा। कहते यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण शून्य हो तो चालक पर लगने वाला बल कितना होगा? चालक पर लगने वाला बल अगर थीटा का मान 0 होगा तो लगने वाला बल भी 0 होगा। आंसर, लगने वाला बल भी 0 होगा आंसर। 90 डिग्री होगा तो लगने वाला बल महत्तम हो जाएगा।
आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सीधी बात नो बकवास में ये रहा। दोस्त मेरे, सिर्फ पढ़ाई करो, कंटेंट ही तुमको तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा सकता है। हम चाहें चला तो एकदम नॉर्मल कंटेंट भी दे सकते हैं, विद्युत धारा का सही मात्रा, एम्पियर वगैरह वगैरह, लेकिन वैसा क्वेश्चंस बहुत कम सेट करते हैं। सेट होता है लेकिन बहुत कम सेट करते हैं। कोशिश करते हैं दो ही टाइप के क्वेश्चंस टेस्ट में दिए जाएं, एक वो जो बच्चा को नहीं आता है और एक वो जो आता है लेकिन उसको रिवीजन की आवश्यकता है। वो क्वेश्चंस ना डाले जाएं जो फ्रिक्वेंटली बच्चों को आता है। कहते हैं पीला बुखार मुख्य रूप से मनुष्यों के बीच कैसे प्रेषित होता है? पीला बुखार मादा मच्छर के काटने से होता है। वो मादा में भी कौन सा मच्छर? एडीज। मादा में भी कौन सा? एडीज। जितना छोड़, पीला बुखार छोड़ो, कोई भी बीमारी होगा अगर मच्छर से तो वो मादा से ही होगा, मेल से होगा नहीं, केवल और केवल फीमेल से होगा। तो आंसर बताओ, सबको पता होगा मादा मच्छर से होता है। श्वसन संबंधी बीमारी हवा से होता है। श्वसन संबंधी बीमारी जो होता है वो हवा से होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न कहता है, एससीईआरटी का क्वेश्चन है ये। चला जी, एससीईआरटी, निम्नलिखित में से कौन सा जीवों के लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवों के लक्षण है? ये एससीईआरटी का क्वेश्चन है, बढ़िया से देख लो। एससीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीवों के लक्षण है? श्वसन एकदम जीव के लक्षण है, प्रजनन एकदम जीव के लक्षण। अनुकूलन का मतलब एडेप्टेशन होता है। एडेप्टेशन मतलब जो जीव जहां रहता है उसी एनवायरनमेंट को एडाप्ट कर लेता है। अनुकूलन का मतलब एडेप्टेशन होता है, जो जीव जहां रहता है ना उसी एनवायरनमेंट को एडाप्ट कर लेता है, यही गुण एडेप्टेशन कहलाता है। जो जीव जहां रहता है उसी एनवायरनमेंट को एडाप्ट कर लेता है, यही गुण एडेप्टेशन कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। जैसे भालू ठंडे प्रदेश में रहता है तो वहीं के गुणों को एडाप्ट कर लेता है, दैट गुण इज कॉल्ड एडेप्टेशन। उत्सर्जन तो करवे करता है। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। अगला, वाटर हीटर में प्रयुक्त कॉइल, हा जल्दी बता दो, वाटर हीटर में प्रयुक्त कॉइल कौन सा होता है? वाटर हीटर में प्रयुक्त कॉइल जो होता है वो कौन सा होता है? वाटर हीटर में प्रयुक्त कॉइल जो होता है कॉपर। कॉपर का उपयोग हम लोग तड़ित चालक में करते हैं। कॉपर का उपयोग हम लोग अर्थिंग में करते हैं। कॉपर का उपयोग हम लोग अर्थिंग में करते हैं। कॉपर की अगर हम बात करें, घर के वायरिंग में करते हैं। घर के वायरिंग में कॉपर का उपयोग करते हैं। घर के वायरिंग में कॉपर का उपयोग करते हैं। नाइक्रोम की अगर हम बात करें, नाइक्रोम हम लोग हीटर में और आयरन में, इलेक्ट्रिक आयरन में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसका प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। इसका प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। प्रतिरोध और गलनांक जो होता है हीटर का, नाइक्रोम का, ये उच्च होता है। और एल्युमिनियम और तांबे के मिश्र धातु, लोहे और इस्पात के मिश्र धातु नहीं होगा। नाइक्रोम हीटर और आयरन में प्रयोग करते हैं। वहीं टंगस्टन की अगर बात करोगे, टंगस्टन का उपयोग बल्ब और ट्यूबलाइट में करते हैं। बल्ब और ट्यूबलाइट में करते हैं। बल्ब और ट्यूबलाइट में करते हैं। इसका भी प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। इसका भी प्रतिरोध एंड गलनांक उच्च होता है। इसका भी प्रतिरोध एंड गलनांक उच्च होता है। इसका भी प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। कॉपर तड़ित में, अर्थिंग में, घर के वायरिंग में। नाइक्रोम हीटर में, आयरन में प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। टंगस्टन की अगर हम बात करें, बल्ब और ट्यूबलाइट में प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। टंगस्टन की अगर हम बात करें तो बल्ब और ट्यूबलाइट में प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। प्रतिरोध और गलनांक जो होता है वो उच्च होता है। जल्दी लिख। ला 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 ला। तड़ित में, अर्थिंग में, घर के वायरिंग में। नाइक्रोम हीटर में, आयरन में प्रतिरोध और गलनांक उच्च। टंगस्टन, बल्ब, ट्यूबलाइट प्रतिरोध और गलनांक उच्च। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बता दीजिए आंसर क्या होगा। कहते हैं किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा, F बराबर जो फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा, कहते हैं लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? धारा का परिमाण बदलना है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में परिवर्तन कर देना, एकदम सही बात है। धारा की दिशा में बदलना है। क्या होगा आंसर बता? व्हाट इज द आंसर? A की B की C की D। 48 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा।
कहता है चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? धारा का परिमाण बदलकर, मैग्नीट्यूड बदलकर नहीं होगा। 2 एम्पियर है, 1 एम्पियर कर दोगे तो उल्टा नहीं बल उल्टाने लगने लगेगा। लेकिन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में परिवर्तन करके किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का प्रयोग करते हैं? देखो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में परिवर्तन करके नहीं होगा, धारा की दिशा बदलने से होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर फेज को न्यूट्रल, न्यूट्रल को फेज, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दोगे लगने वाला बल उल्टा हो जाएगा। यही थ्योरी है। थ्योरी ये है कि RYB फेज है ना, रेड, येलो और ब्लू, अगर फेज है उसको आप आपस में बदल दोगे धारा की दिशा बदल जाएगी। इसका मतलब केवल और केवल धारा की दिशा को बदलना होगा। प्रबलता, मान लो मैग्नेट कमजोर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता परिवर्तित करके, यानी मैग्नेट कमजोर हो जाएगा, मोटर उल्टा थोड़े घूमेगा। धारा की दिशा कम, धारा का परिमाण कम हो जाएगा, 5 एम्पियर से 2 एम्पियर हो जाएगा, उल्टा थोड़े घूमेगा। लेकिन अगर उल्टा कर दोगे धारा की दिशा, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, तो मोटर उल्टा हो जाएगा। इसलिए धारा की दिशा बदलने से चालक में लगने वाले बल की दिशा बदल जाएगा। बल की दिशा बदलेगी तो ऐसे से घूम रहा मोटर, ऐसे से घूमेगा। आंसर, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बता दीजिए आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? SCRT का प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा आंसर। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। एकदम सत्य वचन है, क्योंकि वो स्वपोषी होते हैं। अधिकांश जानवर स्वपोषी होते हैं, एकदम गलत है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं, बाप रे बाप, एकदम गलत है, एकदम है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन उसका उत्पाद है। फिर कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है, एकदम सत्य वचन है। आंसर बता दो, 1 और 4 इज द राइट आंसर। A फॉर एप्पल, 1 और 4 इज द राइट। क्वेश्चन चला जितना बड़ा होता है ना उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है, और जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाएगा। आंसर, आंसर, आंसर। अगला NCERT है। अगला देख लो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन सेड? न्यूलैंड के तत्कालिक ज्ञान तत्वों को डैश क्रम में, देखो चला, न्यूलैंड नहीं, डोबेरिनर कहिए, डोबेरिनर कहिए, डोबेरिनर कहिए, न्यूलैंड कहिए, न्यूलैंड कहिए, मेंडलीफ कहिए, मेंडलीफ कहिए। इस सब परमाणु भार के आधार पर सजाया था। इस सब जो है ये परमाणु भार के आधार पर सजाया था। इस सब परमाणु भार के आधार पर। खाली देखो लोथर मेयर था, लोथर मेयर जो है, ये लोथर मेयर जो है परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। लोथर मेयर परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। लोथर मेयर परमाणु संख्या के आधार पर। अब मोस्ले जो है, मोस्ले जो है ये परमाणु संख्या, सॉरी, ये लोथर मेयर आयतन के हिसाब से, लोथर मेयर आयतन के हिसाब से, लोथर मेयर जो है ये आयतन के हिसाब से, और मोस्ले जो है ये परमाणु संख्या के आधार पर। देख लो, पता है डोबेरिनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ ये परमाणु भार के आधार पर सजाया था। लोथर मेयर आयतन के आधार पर सजाया। मोस्ले परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। मोस्ले जो है परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। डोबेरिनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ ये परमाणु भार के आधार पर सजाया। लोथर मेयर आयतन के हिसाब से सजाया, और मोस्ले परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। कहता है न्यूलैंड के तत्कालिक ज्ञात तत्वों को डैश क्रम में व्यवस्थित किया गया है, पढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। डोबेरिनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ दोनों परमाणु भार के आधार पर, लोथर मेयर आयतन के आधार पर, मोस्ले परमाणु संख्या के आधार पर। बताओ तो अभी चलो ये क्वेश्चन इससे पहले पूछे थे तुम लोग को। अभी ज्ञात तत्व कितने हैं? 114 या 118? 114 या 118? जल्दी बोल। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी, और मोस्ले के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 114 थी, और अभी 118 है। तो आंसर बता दो कितना हो जाएगा? 118। लेकिन वही मोस्ले के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कहता है 114, न्यूलैंड 56, मेंडलीफ 63। किसी पदार्थ का रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयित होना क्या कहलाता है? जल्दी बताओ। रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन क्या कहलाता है? इस सबको पता होगा, ध्यान देना। ऑक्सीजन प्राप्त करता है, हाइड्रोजन प्राप्त करता है, ऑक्सीजन खो देता है, ऑक्सीजन प्राप्त करता है, हाइड्रोजन खो देता है। यही मामला है, हम यही कर देते हैं। देखो क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त करता है, हाइड्रोजन खो देता है। यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण है, यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण है। इसी को हम लोग उपचयन भी कहते हैं,
इसी को हम लोग अपचायक भी कहते हैं, अपचायक भी कहते हैं। इसी को हम लोग अवकारक भी कहते हैं, अवकारक भी कहते हैं। और ई जो है इसको कहते हैं अवकरण, इसको कहते हैं अवकरण। इसी को हम लोग कहते हैं अपचयन, 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 अपचयन। इसी को कहते हैं उपचायक, उपचायक, उपचायक। और इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकारक। हाँ, अवकारक है ना, इसको कहते हैं हाँ ठीक है, ये अवकारक है, ये अवकारक है, और ये ऑक्सीकारक है। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, हाइड्रोजन प्राप्त करना, ऑक्सीजन को खो देना। तो कहते हैं इसको अवकरण कहते हैं, अपचयन कहते हैं, उपचायक कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। और ये ऑक्सीजन प्राप्त करता है, हाइड्रोजन खो देता है, इसको ऑक्सीकरण कहते हैं, उपचयन कहते हैं, अपचायक कहते हैं, अवकारक कहते हैं। कहते हैं किसी पदार्थ में रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयित कहा जाता है। बताओ, अपचयित, अपचयित यानी अपचयन, अपचयन, अपचयित मतलब अपचयन कहलाता है। क्या होगा, बता आंसर, जल्दी बता। अपचयन, यहाँ है अपचयन, अपचयन कहलाता है। रेडॉक्स मतलब होता है जगह में ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो। हम सब लिख दिए, देखो, ई हाइड्रोजन प्राप्त करता है, ऑक्सीजन खो देता है, अवकरण है, अपचयन, उपचायक है, ऑक्सीकारक है। और ई जो है ऑक्सीजन प्राप्त करता है, हाइड्रोजन खो देता है, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अवकारक। जल्दी लिख। आंसर जल्दी लिख लो दोस्त मेरे, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज, रुक जा ओ दिल दीवाने, देखो चला, इस सेम मामला है। इसमें ऑक्सीजन जो है हटता है, हाइड्रोजन जो है वो जुड़ता है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है। देख लो, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है। इसमें ऑक्सीजन हटता है, माइनस होता है, और हाइड्रोजन जुड़ जाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दोस्त मेरे, जल्दी से, एकदम सीधी बात नो, चला ऐसा क्वेश्चन है, आओ 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 करके थोड़ा समझा देंगे। क्वेश्चन समझना पड़ेगा एकदम आराम से, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए बढ़िया से देख लो, ये एफसीईआरटी का क्वेश्चन है। नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है जिंक का अपचयन हो रहा है। अपचयन, अपचयन, अपचयन उसका होगा जहां से ऑक्सीजन हटेगा। तो देखो यहाँ से ऑक्सीजन हट ये रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है ना। अपचयन उसका होगा जहां से ऑक्सीजन हटेगा, यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है तो अपचयन हो रहा है। आंसर, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है। जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, नहीं भैया, जिंक से ऑक्सीजन हट रहा है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुटना, तो ऑक्सीजन तो यहाँ से हट रहा है ना, तो ये नहीं होगा। कार्बन का अपचयन, अपचयन मतलब ऑक्सीजन का हटना, तो कार्बन में हट थोड़े रहा है, कार्बन में जुट रहा है, ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा 1 और 2 इज द राइट आंसर। अब बोलोगे नहीं समझे सर, सीधा बच्चा कहता नहीं समझे सर, नहीं समझे, समझिए। ऑक्सीजन जुट गया, हाइड्रोजन हट गया तो अवकरण होगा। ऑक्सीजन जुटा और हाइड्रोजन हटा तो ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीजन हटा, हाइड्रोजन जुटा, अवकरण। ऑक्सीजन जुटा, हाइड्रोजन हटा, ऑक्सीकरण। यहाँ से आप देखिए ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हट के ZnO से Zn बन रहा है, तो ऑक्सीजन हट रहा है, इसका मतलब अवकरण हो रहा है। तो अवकरण हो रहा है, अवकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, तो ठीक है, अपचयन हो रहा है। कार्बन का ऑक्सीकरण, कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, तो एकदम हो रहा है। आंसर 1 और 2 बोथ हो जाएगा। लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको हम साइंस ज्ञान सीरीज का जो वीडियोस वगैरह डालते हैं, चला उसको फॉलो कीजिए। पढ़ाई ऐसा चीज है कि एक दिन नहीं होता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते एक दिन हो जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। आए हाय हाय, ये तो मार्क देगा हमारे चलवा सरिया। बता आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? कहते हैं जी का मान, एकदम हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा। चला, जी का मान आर के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र ने जी का मान कहां पर न्यूनतम प्राप्त किया? न्यूनतम भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा बोलो या विषुवत रेखा बोलो, भूमध्य रेखा बोलो या विषुवत रेखा बोलो, वहां न्यूनतम, ध्रुव पर महत्तम। बड़े सबसे बड़े भूमध्य रेखा को, सबसे बड़े भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं? सबसे बड़े भूमध्य रेखा को, सबसे बड़े भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं? सबसे बड़े भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं।
अध्रुव पर होता है महत्तम। सबसे बड़े भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा पर न्यूनतम सबको पता है, अध्रुव पर होता है क्या? महत्तम, आंसर। तो आप एकदम पढ़े होंगे, तो ये चीज जरूर पढ़े होंगे। ओए होए होए, एनसीईआरटी का सवाल है, गौर फरमाइएगा। कहते हैं विनेगर किससे बनता है? ओए एसिटिक एसिड से बनता है भाई। विनेगर एसिटिक एसिड से बनता है। क्या होगा आंसर बता? विनेगर किसे, एकदम कॉमन क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक एसिड, इसको सीसा संचायक सेल में, सीसा संचायक सेल में इसका प्रयोग करते हैं। सीसा संचायक सेल में प्रयोग करते हैं। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, तो इसी का उपयोग विनेगर में करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही निकलता है। ऑक्जेलिक अम्ल, जंग के धब्बे जो है, जंग के धब्बे हटाने के लिए बेंजोइक एसिड होता है फलों के परिरक्षण में, हटाने के लिए। एक होता है बेंजोइक अम्ल फलों के परिरक्षण में। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ कंटेंट। बेंजोइक अम्ल फलों के परिरक्षण में, बेंजोइक अम्ल फलों के परिरक्षण में, बेंजोइक अम्ल फलों के परिरक्षण में, बेंजोइक अम्ल फलों के परिरक्षण में। ऑक्जेलिक अम्ल जंग के धब्बे हटाने में, दाग के धब्बे हटाने में। एक और आपको पूछेगा वो कैल्शियम ऑक्सलेट, किडनी में स्टोन जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। सीसा संचायक सेल में सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड तो विनेगर में हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उदर में, ऑक्जेलिक अम्ल जंग के धब्बे हटाने में। याद रखना इसका फॉर्मूला भी, कभी कोई फॉर्मूला भी दे देता है। अब बेंजोइक अम्ल फलों के परिरक्षण में या खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में, सुरक्षा में। और कैल्शियम ऑक्सलेट जो है किडनी में स्टोन जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है किडनी में स्टोन। अगला 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 पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहता है किसी 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 8 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? तो चला बताओ जल्दी से, क्या होगा? किसी 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया बात है। 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको पता है ना? उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है माइनस, इधर होती है, एफ का मान हो जाएगा -8 सेंटीमीटर। अच्छा उत्तल लेंस है ना, ये तो अवतल हम बना दिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, कौन लेंस की फोकस दूरी चला? उत्तल लेंस की फोकस दूरी इधर होती है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, इस साइड होता है। लेंस के मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर, कहता है वस्तु को 8 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हो गया है। यू का मान हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? यहाँ से चला हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है, हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, तो चला कुछ नहीं करना है आपको। 1/f बराबर 1/v -1/u ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से v निकाल लीजिए। 1/v बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। यहाँ से 1/v बराबर हो जाएगा 1/f। f का मान कितना है? f का मान है 8। f का मान कितना है? 8 प्लस 1/u। u का मान कितना है? u का मान है -12। यहाँ से हम एलसीएम लेके v निकालते हैं, तो 12 और 8 का एलसीएम बताओ कितना होगा? 1/v इज इक्वल टू 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 12 × 8 = 96। 12 और 8 का एलसीएम लेने आता है रे? कैसे निकालता है बताओ तुम ही लोग, हमरा तो उतना मैथ बढ़िया नहीं है। 12 8 का एलसीएम कैसे निकालेगा? 4 या 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, हाँ 3 दूनी 4 न रे, 4 4 4 4 तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, तो देखो 4 तिया 12 दूनी 24। दोस्त मेरे ये हमरा उतना एलसीएम निकालने देखो अब की स्थिति हमारे मैथ के हो गया है, ये हम सोच रहे हैं। ये हो जाएगा 24, यहाँ से हो जाएगा, चला ये -12 है ना, 8 3 24 3 -2, यानी यहाँ v का मान हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब निकाल दो, हमको फॉर्मूला पता है, लेंस है ना, लेंस है तो v/u बराबर हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पढ़ा है आवर्धन क्षमता का यही फॉर्मूला होता है। v का मान कितना है? v का मान दे देते हैं 24 माइनस u का मान बटा u का मान कितना है? u का मान है -12 बराबर हाइट ऑफ द इमेज कितना है? हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है 1, ये हो जाएगा 12 दूनी 24। यहाँ से हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज बराबर
-1 इज द आंसर। हाँ, -2 इज द आंसर। जबकि माइनस तो होता नहीं है, माइनस होता नहीं है तो प्लस हो जाएगा। क्या होगा आंसर? जल्दी बता। माइनस होता नहीं है, हाइट कभी माइनस होता है रे। तो 2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। हाइट कभी माइनस होता नहीं है, 2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना है दोस्त, अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दे, हाइट ऑफ द इमेज निकालने के लिए कहे, एफ दे दे, यू दे दे, तो पहले भी निकाल लो। अब भी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आवर्धन क्षमता का, ये फॉर्मूला होता है एम बराबर भी बाई यू, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही अगर दर्पण रहता तो यहाँ माइनस भी बाई यू हो जाता। तो भी निकाल लिए हो तुम, यू पता है पहले से, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है, हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। इस टाइप का सवाल आपको प्रैक्टिस करना होगा। इस टाइप का सवाल चला है, एगो जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे दोस्त। जो 14 में हम लोग बिहार एसएससी का एग्जाम आप लोग दिए थे और अब जो दीजिएगा, तो आप ये समझ लीजिए एग्जाम में नंबर्स लाना बहुत आसान है। मेरिट बनाने के लिए 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं जो अन्य लोग नहीं बना पाएंगे। मेरिट अगर आपको बनाना है ना तो 5 को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बनाना पड़ेगा। आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? एससीईआरटी का प्रश्न है, बता दो जल्दी से आंसर। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत है। विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण उदासीन होते हैं, एकदम सत्य वचन है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। फिर कहता है जिसका पीएच मान 7 होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय होते हैं, एकदम सही बात है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, तो जे प्रबल होगा वैसा लवण होगा, तो अम्लीय लवण होते हैं, एकदम सही बात है। जिसका पीएच मान 7 से कम है, दोनों सत्य है। आंसर बता, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? दोनों कथन सत्य है, एकदम सत्य। दोनों प्रबल होगा तो बन जाएगा उदासीन लवण। अब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार तो अम्लीय लवण, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार तो क्षारीय लवण। देखो चला, इसको हम लिख देते हैं, बढ़िया से समझ लो। अगर दोनों प्रबल है, प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल उसे कहते हैं जो तेजी से H प्लस दे, अब प्लस प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है, ये बन जाएगा उदासीन लवण, उदासीन लवण। उदासीन लवण जिसका पीएच मान हो जाएगा 7। अगर प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है, अब प्लस दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है, ये बन जाएगा क्षारीय लवण, ये बन जाएगा क्षारीय लवण जिसका पीएच मान जो है वो क्षारीय लवण है ना। तो क्षारीय लवण का पीएच मान जो होता है, क्षारीय लवण का जो पीएच होता है वो 7 से ज्यादा होता है। प्रबल अम्ल है ना रे, प्रबल अम्ल है, ये बन जाएगा अम्लीय लवण। जो प्रबल रहेगा वही बनेगा अम्लीय लवण। अम्लीय लवण होगा तो पीएच मान 7 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर दुर्बल अम्ल, अगर दुर्बल अम्ल अब प्रबल क्षार हो, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार हो, ये बना देगा क्षारीय लवण, ये बना देगा क्षारीय लवण जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। देख लो, अगर दोनों प्रबल है तो उदासीन लवण बन जाएगा। इसी प्रोसेस से बनता है NaCl नमक, पीएच मान 7 होगा। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, अम्लीय लवण बन जाएगा, पीएच मान 7 से कम। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, क्षारीय लवण बन जाएगा, पीएच मान 7 से अधिक। पीएच मान 7 से क्या हो जाएगा? अधिक। पीएच स्केल का खोज कौन किया? जल्दी से कमेंट्स करो। पीएच स्केल का खोज कौन किया? आर्किमिडीज की सोरेनसन। चला, हमारे यहाँ आपको क्वेश्चंस जब भी मिलेंगे, मेरिट बनाने के लिए जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वही मिलेगा। फालतू क्वेश्चन जो सब बना के खुश होता है वो क्वेश्चन हमारे यहाँ सेट नहीं होता। हम बोले बार बार कि हम भैया 2 ही टाइप का क्वेश्चन सेट करते हैं, एक जो आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है और दूसरा जो आपसे नहीं बनता है। हम वैसे क्वेश्चन सेट नहीं करते हैं टेस्ट में जो बल का संमात्रक न्यूटन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना द्रव्यमान कितना चार्ज होता है, उस हीरे का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब 2% से 5% में ये क्वेश्चन रहते हैं, हार्डली 10% में। बाकी चला 90% आपको अच्छे और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये चला सोरेनसन किया था 1909 में, सोरेनसन किया था 1909 में, सोरेनसन किया था 1909 में। अगला प्रश्न कहता है यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन का बल लगाकर निर्दिष्ट किया 1 मीटर की दूरी तय करता है तो क्या गया? W बराबर क्या होता है? FF। W बराबर F का मान 1 है, S का मान भी 1 है, तो 1 जूल इज द आंसर, 1 जूल इज द आंसर। W बराबर होता है FS, F का मान भी 1 है, S का मान भी 1 है, 1 जूल इज द आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा,
दिल की छवियों को प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंग तकनीकी जाना जाता है, और इकोकार्डियोग्राफी से, ग्राम नहीं, इकोकार्डियोग्राफी से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो मस्तिष्क के लिए होता है, ईसीजी। अल्ट्रासोनोग्राफी में तो बहुत सारे चीजों के लिए होता है, सोनोग्राफी लगभग वही है। तो जब ये हृदय की बात करें, ये इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मस्तिष्क के लिए होता है, ईसीजी, नहीं सॉरी, ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम मस्तिष्क के लिए होता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, जो कार्डियक लग गया मतलब हृदय के लिए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति संभव है? चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती है, एकदम हो सकती है। चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रीय वृत्त हो सकती है, एकदम हो सकती है। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है, एकदम नहीं कर सकती है। एनसीईआरटी का चला 5th एडिशन में ये लाइन हम ऐड कर दिए, 5th एडिशन में ये लाइन हम ऐड कर दिए ताकि एनसीईआरटी का ये सवाल बन जाए इसके सामान्य विज्ञान में। आंसर बता दो, ए एंड बी इज द बोथ इज द राइट आंसर। प्रतिच्छेद कभी नहीं करती, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर करेगी तो एक ही बिंदु पर दो दिशा हो जाएगा, जो संभव नहीं है। पौधे के किस भाग हो गया आपका क्वेश्चन? दैट्स द एंडिंग ऑफ योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। एक